नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड के पिछले वीडियो में हमने क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी अर्थात आपराधिक षड्यंत्र टॉपिक पर बात की। ई लेक्चर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक सेडिशन अर्थात राजद्रोह की, जो कि आईपीसी के 6th चैप्टर जो कि सेक्शन 131 से 130 तक दिया हुआ है, 6th चैप्टर के अंतर्गत आता है। और इस सेडिशन यानी राजद्रोह को इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 124A में परिभाषित किया गया है। एज पर सेक्शन 124A, हु ईवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added, or with fine। अर्थात इस सेक्शन में ये कहा गया है कि जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। साथ ही ये जो सेक्शन 124A है, इसी के साथ 3 एक्सप्लेनेशंस यानी स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं, जिनमें से पहला जो स्पष्टीकरण है वो अप्रीति पद को सम्मिलित करने वाली परिभाषा बताता है। उसमें कहा गया है कि अप्रीति पद के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं, जबकि इसका जो सेकंड एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण है वो इस धारा की परिधि से कुछ बातों को हटा देता है और ये स्पष्ट करता है कि सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों के द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन करने वाली जो टीका टिप्पणियां हैं वो इस धारा के अधीन अपराध नहीं है, यदि घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या करने का प्रयत्न किए बिना इस प्रकार से किया जाए। और जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है वो भी इस सेक्शन की परिधि से कुछ बातों को हटाते हुए यह स्पष्ट करता है कि सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियाँ इस सेक्शन के तहत अपराध नहीं है, यदि इस प्रकार से जो किया जा रहा है वह घृणा, अवमान या अप्रीति प्रदीप्त किए बिना या करने का प्रयत्न किए बिना की जाती है। तो इस तरह से ये जो ऑफेंस है, राजद्रोह का जो अपराध है, इसकी नेचर ऐसी है कि यह हमेशा सरकार के विरुद्ध युद्ध करने या युद्ध करने के प्रयत्न के पहले की स्थिति होती है इसमें। और राजद्रोह का जो ऑफेंस है वो इतना व्यापक है, जैसा कि हम इस सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि इसकी डेफिनेशन में ही बताया गया है कि यह बोले गए या लिखे गए शब्दों के द्वारा या संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपण के द्वारा या अन्यथा यानी कि अन्य प्रकार से भी हो सकता है। इस तरह से राजद्रोहात्मक अगर भाषण है या लेख हैं तो वो दोनों ही इस सेक्शन के तहत पनिशेबल होते हैं। इतना ही नहीं, जो संकेत होते हैं, साइंस होते हैं, संकेतों के द्वारा भी राजद्रोह का ऑफेंस हो सकता है। और दृश्य रूपण, जैसा कि मतलब हम देखते हैं कि कोई चित्रांकन हो गया, पेंटिंग हो गई, छायाचित्र हो गए या कोई दृश्य को उकेर दिया गया है, तो इस प्रकार से भी इस राजद्रोह के ऑफेंस को किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं घृणा या अवमान की, तो यहाँ पे घृणा या अवमान पैदा करना ही ज़रूरी नहीं है, पैदा करने का प्रयत्न होना भी सफिशिएंट है इस ऑफेंस को करने के लिए। यानी यदि किसी भाषण का उद्देश्य सरकार या उसके अधिकारियों के प्रति घृणा या अवमान पैदा करना है या उनके प्रति शत्रुता की भावना पैदा करना है, तो वहाँ पे यह सेक्शन एप्लीकेबल होगी। इसी तरह से अप्रीति प्रदीप्त करने की बात है, तो यहाँ पे ये बात भी हमेशा आवश्यक नहीं है कि हमेशा अप्रीति प्रदीप्त हो, यानी अप्रीति प्रदीप्त करने का प्रयत्न भी पनिशेबल है।
अब अप्रीति होता क्या है? अगर हम बात करें अप्रीति शब्द की, तो अप्रीति शब्द प्रीति शब्द का अपोजिट है, और इसीलिए यहाँ पे अप्रीति शब्द का अर्थ है नफ़रत पैदा करना। यानी अगर कोई व्यक्ति शब्दों के द्वारा, मौखिक या लिखित शब्दों के द्वारा या संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपण के द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति शत्रुता की कोई भावना पैदा करता है या फिर नफ़रत की कोई भावना पैदा करता है, तो वो सब, ये जो राजद्रोह का ऑफेंस है वो सब इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 124A यानी राजद्रोह से संबंधित इम्पोर्टेंट केस लॉ की। तो इसमें मैं आपको 2 केस लॉ के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि जैसा कि भारत के जो न्यायालय थे, स्वतंत्र भारत के समक्ष, भारत के न्यायालयों के समक्ष जब ये प्रश्न आया कि क्या IPC की सेक्शन 124A असंवैधानिक है, क्योंकि एक केस था तारा सिंह गोपीचंद्र वर्सेज स्टेट 1951 का, तो वहाँ पे पंजाब हाई कोर्ट ने इस आधार पे इस सेक्शन को 124A को संविधान के प्रतिकूल अभिनिर्धारित किया कि यह संविधान के जो आर्टिकल 19(1) का A है, उसमें जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो प्रदान की का जो मूल अधिकार प्रदान किया गया है, यह उसके प्रतिकूल है। और भारत चूँकि एक लोकतांत्रिक देश है, इसके लोकतांत्रिक देश होने के कारण अब इस देश में राजद्रोह की विधि होना अनुचित है। और न्यायालय ने इस केस में ये भी अभिनिर्धारित किया था कि लोक व्यवस्था के आधार पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अधिरोपित करने के आधार पर इसे, इस सेक्शन को, यानी संविधान के अनुच्छेद 19(2) के द्वारा नहीं बचाया जा सकता। यानी इस केस में स्पष्ट कहा था पंजाब हाई कोर्ट ने कि जो सेक्शन 124A में राजद्रोह का जो ऑफेंस है या जो ये सेक्शन है, ये संविधान के आर्टिकल 19(1)A के तहत जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसके प्रतिकूल है। लेकिन इसके बाद में केस था, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था, केदारनाथ वर्सेस स्टेट 1962 का केस था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये अभिनिर्धारित किया कि IPC जो भारतीय दंड संहिता है उसकी जो सेक्शन 124A है वो संविधान के अनुच्छेद 19(1)A का अतिक्रमण नहीं करती, क्योंकि लोक व्यवस्था के आधार पर यह भाषण और अभिव्यक्ति के मूल अधिकार पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस सेक्शन को तीनों स्पष्टीकरण के साथ संपूर्ण रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट केवल ऐसी गतिविधियों को दंडनीय बनाना है जिनका आशय या जिनकी प्रकृति हिंसा का सहारा लेकर अव्यवस्था फैलाना या लोक शांति में विघ्न डालना है। सरकारी कामों के प्रति या सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति टीका टिप्पणी चाहे कितनी ही कठोर शब्दों में क्यों न की गई हो, युक्तियुक्त सीमाओं के भीतर है और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुकूल है। जब इन बोले गए या लिखे गए शब्दों आदि की प्रवृत्ति हानिकारक हो या इंटेंशन लोक व्यवस्था फैलाना या विधि और व्यवस्था में विघ्न डालना हो, केवल तभी विधि बीच में आकर ऐसी गतिविधियों को लोक व्यवस्था के हित में रोकती है। और इसी वजह से, इन सब कारणों से इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यह सेक्शन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोक व्यवस्था के हित के बीच में सही रूप में संतुलन बनाए रखती है। तो ये जो दोनों केस का हमने अवलोकन किया, उसके आधार पर अब हम निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि जो राजद्रोह का अपराध है, इसको भारतीय दंड संहिता में रखे जाने का जो मूल कारण है वो ये रहा है कि कोई भी सरकार, उसका स्वरूप चाहे कैसा भी हो, अपनी सुरक्षा और स्थायित्व के विरुद्ध गतिविधियों को नियंत्रण में रखने के लिए विधि के अनुसार अपने पास पर्याप्त शक्तियां रखना चाहती है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये राजद्रोह का ऑफेंस है, यह लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, राज्य में शांति बनाए रखने के लिए और विधि द्वारा स्थापित सरकार को ध्वंस होने से बचाने के लिए बहुत ही सहायक होता है। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। बाकी बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।